Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are well. Welcome to our channel. Today's our topic is political polarization in Pakistan. It is very important topic and interesting as well, as this topic is gonna help you in many subjects. That is essay. It will help you in political science, international relations, current affairs, and Pakistan affairs too. सो डोंट मिस दिस वीडियो. सबसे पहले हम डायमेंशंस देख लेते हैं कि इस टॉपिक को हमने किन किन डायमेंशंस में कवर करना है, क्योंकि सीएसएस में इम्पॉर्टेंट होता है व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और सब्जेक्ट के कोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं. तो आपको एक मेजरेबल डेटा एक टॉपिक के लिए सेलेक्ट करना होता है, स्टडी करना होता है और प्रिपेयर करना होता है, ताकि वो आपको पेपर में बेनिफिट कर सकें. सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कंसेप्ट एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. आपको पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या होगा और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उसकी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, करंट सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में और उसके चैलेंजेस क्या हैं और हाउ टू डील विद दैट चैलेंजेस. सीएसएस पीएमएस के पेपर में ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको चैलेंजेस पता होनी चाहिए, कम से कम 7-8 चैलेंजेस आपको पता होने चाहिए, और फिर उन चैलेंजेस के आपको सॉल्यूशंस भी पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आप सॉल्यूशंस नहीं दोगे पेपर में, फिर आपका पेपर कंप्लीट कंसिडर ही नहीं करेगा एग्जामिनर. तो समझाने के लिए हम ये पज़ल देख लेते हैं. असल में ये जो पज़ल है ये सिटीजनरी है ऑफ दैट स्टेट. लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एक स्टेट में पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, पीक पे है, तो तब हम इस पज़ल को कंसिडर करेंगे कि ये जो पज़ल्स हैं ये दे आर मूविंग अपार्ट, एक दूसरे से अलग हो रही है, ठीक है, एंड दैट इज़ हार्मफुल टू द नेशन. और अगर उनमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है या कम हो रही है, तो मतलब दीज पजल्स आर गोइंग टूवर्ड्स ईच अदर. तो मतलब वो मुल्क वन फ्रंट पे उसके सिटीजन्स हैं, वो एक दूसरे को अपोज नहीं करते. इसके बाद आपको डेफिनीशन आनी चाहिए एक टॉपिक की. जब हम कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, हमारे पास एक अच्छी डेफिनीशन होनी चाहिए, और एक अच्छी डेफिनीशन की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एक तो वो सिंपल होनी चाहिए, दूसरी वो कंसाइज होनी चाहिए, और तीसरी वो कम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, ताकि आपका एग्जामिनर समझ जाए, क्योंकि आपके वर्ड्स ही होते हैं जो आपको हीरो और ज़ीरो बना देते हैं. ज़ाहिर है आप उनके सामने नहीं बैठे होते, उनके सामने होता है आपका पेपर, आपके वो वर्ड्स जो आपने चुने होते हैं. सो इट इज़ वन ऑफ सिंपल एंड कंसाइज डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन. That is, political polarization is defined as an emphasis on extremes in politics, partisanship and policy making of a society. चाहे वो पॉलिटिक्स हो, पार्टिसनशिप हो, पॉलिसी मेकिंग हो किसी सोसाइटी की, कोई भी डिसीजन हो एक मुल्क के, तो वहाँ पे जो उसकी जो पॉलिटिकल एलीट्स होते हैं वो एक्सट्रीम्स पे होते हैं, वो एक दूसरे को अपोजिट कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं. तो इसको कहते हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन. इससे क्या होता है कि सिंपल एक छोटी पॉलिसी भी हो, एक छोटी सी रोड ही क्यों ना हो, या कोई डैम ही क्यों ना हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो, उस पे उस मुल्क के बाशिंदे एक फ्रंट पे नहीं होते. एक ग्रुप उनको सपोर्ट कर रहा होता है, दूसरा ग्रुप उनकी टांगें खींच रहा होता है, उनको अपोज कर रहा होता है. तो ऐसे पॉपुलेशन में, सिटीजन्स में तजाद होता है. तो ये एक मुल्क के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसकी सक्सेस के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट अनाउंस करती है मुल्क के लिए, उनकी जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होंगे वो उनमें उनको क्लैश होगा उनका आपस में, ठीक है. तो जो अवाम है, अवाम 2 पार्टियों में या 2 से ज़्यादा पार्टियों में वो बटे होंगे.
फॉर एग्जांपल हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे दे देते काला बाग डैम की। इतने टाइम से वो प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है लेकिन आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो शिकार हुआ है पॉलिटिकल पोलराइजेशन की। इतने साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए लेकिन आज तक हम एक नेशन डेवलप नहीं हो पाए। आज भी हम में इतनी सिटी, लैंग्वेजेस, प्रोविंशियलिज्म हम में पाया जाता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये किसी भी मुल्क की तरक्की को स्लो करती हैं, हिंड्रेंस कॉज करती हैं। इसको फर्दर डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टडी है हमारे पास। हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है अल्बर्टो एलिसिना, राइट। इन्होंने ना एक स्टडी की थी। स्टडी में उन्होंने 113 कंट्रीज़ को एज ए सब्जेक्ट्स लिया था, उनको स्टडी किया था और टाइम पीरियड उन्होंने लिया था 1950 टू 1982। उनकी स्टडी की फाइंडिंग्स ये कहती हैं कि वो सारे स्टेट्स, वो सारे कंट्रीज़ जिनमें गवर्नमेंट कोलैप्स करने के चांसेस थे, उनमें उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो रही, हिंड्रेंस रही और कम होती रही। तो ये होता है कि जब भी पॉलिटिकल पोलराइजेशन होती है, एक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होता, उसके चांसेस होते कोलैप्स होने को, तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मुल्क है उसमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन है तो उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब से ख़राब होती जाएगी। टुडेज़ अगर हम देख ले करंट सिनेरियो, तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इज़ एट पीक इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स नाउअडेज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2022 के इवेंट्स देख लेते हैं, तो इट वाज वेरी हार्ड फॉर पाकिस्तान। और वो इवेंट्स जो थे, दैट इवेंट्स took place during those days threw Pakistan into a deeper abyss of political instability। और इन इवेंट्स को सोशल हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी थे, पॉलिटिकल भी थे और इकोनॉमिकल भी थे। इकोनॉमी भी हमारी डैमेज हुई। और आजकल इन चीज़ों का इफ़ेक्ट 5 टाइम्स मोर होता है। क्यों? क्योंकि पहले लोग इतने कनेक्टेड नहीं थे जितने आजकल के एरा में हैं थ्रू सोशल मीडिया। पहले एक चीज़ होती थी, पूरे मुल्क में किसी को पता नहीं होता था या पता चल भी नहीं जाता था, क्योंकि तब कनेक्टिविटी नहीं थी। आजकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम 100 टाइम्स बेटर है, कनेक्टिविटी 100 टाइम्स बेटर है। विद इन सेकेंड सोशल मीडिया में एक चीज़ वायरल हो जाती है, दुनिया के हर कोने से लोग देख सकते हैं। तो ये है कि मतलब फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें किसी भी मुल्क के लिए, इमेज के लिए, किसी भी मुल्क की सलामती के लिए ये ठीक नहीं है। इससे पॉलिटिकल पोलराइजेशन के जो चैलेंजेस हैं उसमें नंबर 1 नेशनल कोहेशन है। जब पॉलिटिकल पोलराइजेशन पीक पे होती है ना बच्चों, तो आपका मुल्क एक मुल्क नहीं, एक कौम नहीं हो पाता। हम आहंगी, हारमोनी वो नहीं हो पाती। जब आपके मुल्क के अंदरूनी इंटरनल मैटर्स में ही आप एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, तो जो इसका फ़ायदा होगा वो कौन उठाएगा? एक्सटर्नल एनिमीज़। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज़ डैमेज टू इकोनॉमी। वो ऐसे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हमारी पॉलिटिकल एलीट बनाएगी, ज़ाहिर है मुल्क में पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगा। तो जो अपोजिशन में, पार्लियामेंट में लोग बैठे होंगे, कोई भी वो पॉलिसी बनाएंगे, कोई भी वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उनकी वो अपोजिशन करेंगे। यूँ अपोजिशन में या तो वो बिल पास नहीं होगा जो आवाम के लिए होगा,
या उस पे फर्दर कार्रवाई करना मुश्किल होगी या फंड्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे, तो मतलब उसको हर स्टेप पे एक बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। सेकंड, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स। अगर पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगी तो फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट भी पॉसिबल है, ठीक है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बार बार चेंज होती रहती है। लेकिन किसी भी मुल्क के लिए, जैसे कि आप चाइना की एग्जांपल ले लें, चाइना की जो इकोनॉमी है वो इतनी ग्रो क्यों कर गई, क्योंकि उनके जो स्ट्रेटजीज थी, उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज थी, ठीक है, लॉन्ग टर्म। तो ये होता है कि कोई भी मुल्क होता है उसको लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए। सेकंड जो है सेकंड है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। अगर एक कंट्री की बार बार गवर्नमेंट्स चेंज हो, ठीक है, या फिर उसकी पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो, आपस में बैठते ना हो वो, तो आपको लगता है कि उसके जो अवाम के लिए जो प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए जाए वो उनका सक्सेस होगा? नहीं, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। सो उनकी जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होंगे वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना, फेलियर टू कंप्लीट। नेक्स्ट है सोशल फैब्रिक। जब आपका एलीट जो है ना, जो ऊपर बैठे हैं मुल्क के फैसले लेने, जब वही सेम पेज पे नहीं होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पार्टी है ए, ज़ाहिर है एक फैक्शन उनको सपोर्ट करता है तो वो आपके पार्लियामेंट में बैठे हैं। दूसरी पार्टी है, उसको भी एक सर्टेन फैक्शन सपोर्ट करता है तो वो ऊपर बैठे हैं। ऐसे तीसरा भी, चौथा भी। तो आपके मुल्क फिर ऐसे डिफरेंट फैक्शंस में बट जाते हैं, एक एक को सपोर्ट करते हैं, दूसरा दूसरे को, तो आपस में वो एक कॉम नहीं बन पाती। तो आपका जो सोशल फैब्रिक है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसका अल्टीमेट कौन भुगता है? आम आवाम। इसका वे आउट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर में। तो सबसे पहले तो इसका जो वे आउट है कि मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री, ठीक है। इसमें आ जाता है रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, राइट, नंबर 1 तो इसमें रूल ऑफ लॉ हो गया। नंबर 2 इसमें आता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, वो हर एक हर एक बंदे पे अप्लाई होना चाहिए, चाहे वो एक छोटा मज़दूर है, चाहे वो एक बहुत ही अमीर शख्स है, ठीक है, सबके लिए फेयर होना चाहिए। एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है, टाइम टू टाइम इलेक्शंस होने चाहिए। और उससे सबसे लास्ट बट ये है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लॉज है कि मतलब आपकी जो सिटीजन्स हैं वो एक सिविलियन को इलेक्ट करते हैं, तो आपकी गवर्नमेंट की, आपके मुल्क की पॉलिसीज़ उस सिविल लीडरशिप को सेट करनी चाहिए जिसको आवाम ने इलेक्ट किया होता है, क्योंकि अगर वो सेट नहीं करेगा तो आपकी आवाम खुश नहीं होगी, और जब आवाम खुश नहीं होगी तो जाहिर है कि फिर मुल्क की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो स्लो होगी, हिंड्रेंस होगी, हो नहीं पाएगी, ठीक है। सेकंड इज़ पॉलिटिकल डायलॉग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि आपकी जो पॉलिटिकल एलीट है ना, उनको अपने पर्सनल इंटरेस्ट फॉरगिव करना चाहिए। किस चीज़ के लिए? नेशनल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट। फिर हमारे पास एजुकेशन आ जाता है। एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आपकी जो यूथ है 10 साल बाद इन्होंने ही आकर ये ड्राइविंग सीट संभालनी होती है। तो फिर क्या होता है, आपके साथ मैच्योर पॉलिटिकल लीडरशिप आती है जो कि इन सारी चीज़ों को समझती हैं
एंड लास्ट के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टीम। ज़ाहिर है आपके पास गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं और आपके पास पार्लियामेंट में एक दूसरे की प्रोजेक्ट्स की अपोजिशन चलती रहती है, लेकिन एक इकोनॉमिक टीम ऐसी होनी चाहिए कि वो थोड़ी सी न्यूट्रल हो, इनको ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट ना करे और वो पूरे मुल्क का सोचें, गरीब आवाम का सोचें और वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करे जो कि मुल्क के लिए हो। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और क्लियर होंगे आप। कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और ये है कि नेक्स्ट हम आएंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।